बहुत छोटी उम्र से, मैंने हमेशा अपनी इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि मैं पैदाइशी नजर की आत्मा हूँ। मैं बचपन से गालिब थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं गालिब की गज़लें सुनती थी, मतलब मात्र 9-10 साल की उम्र में। तो सोच रही थी तो, और मुझे इतना अच्छा लगता था पैथॉस एंड और ये जो भी एक मेलंकली एंड पैथॉस मुझे इतना अच्छा लगता था छोटी उम्र में थी। और मैं खुद भी बहुत पोएट्री लिखती थी और मुझे सब कहते थे भाई तुम्हें क्या गम है, तुम्हें क्या 5वीं 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, मतलब वो भी एडमिशंस में भी मैं नहीं थी, तब भी मैं छोटे से मुझे और दुखी गाने इतने पसंद आते थे और खाली मेरे काफी मीन भी लगते हैं कि मैं बचपन में दुखी गाने सुनती थी, आप लोग देखे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो पोर्ट्रेट। और शायद हम जिस तरह की हमारी पर्सनैलिटी होती है और मेरा जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि तुम्हारी आंखों में एक ओल्ड सोल मेलंकली थी, जबकि मैं उस टाइम पे टीनेजर थी। और ऐसा कोई मेरे साथ उस टाइम पे तो कोई हादसा नहीं हुआ, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथ बड़े हादसे हुए, लेकिन उस वक्त तक मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ था और मेरी जिंदगी काफी कंफर्टेबल रही थी। वहाँ एक स्ट्रगल का फेज था जहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा था और काम के करके मैं मारी होती थी, लेकिन दुखी लोग और दुखी कविताएं सुनना और ये सब मुझे अच्छा लगता था। शायद इसी करके मैं उन महिलाओं का जो कि काफी टॉर्चर्ड थी वो लाइफ में, चाहे वो सिमरन का कैरेक्टर बोला मैंने, स्किज़ोफ्रेनिक का कैरेक्टर पगड़ी बाकी, वो सो इतनी दुखी उनकी जिंदगी थी। और फैशन में तो खैर हद ही हो गई, दुख हो गई। वो सड़क पे एक स्ट्रैंडेड यंग वुमन, तो मुझे बहुत एम्पैथी है और बहुत एम्पैथी है मुझे जो वो नोट होता है वो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से इंस्पिरेशन ली, और अगर आप देखें तो मेरे जो ड्रम कैरेक्टर है बिल्कुल ही कैलिब्रेटेड नहीं है। जैसे मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो हल्का सा मेरी एक सुर ज़्यादा होगा। आई नेवर फोकस ऑन बीइंग ड्रंक और बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स or even like fashion, when she used to walk, she used to do drugs and walk, but you could not tell, and that's the whole idea कि आप उन लोगों को जज ना करें और उनसे आइडेंटिफाई करें। बहुत सुंदर बोल रही है, लेकिन वो लड़की जो बचपन में मेलंकली में जीती है, जिसे गाने पसंद आते हैं, वो अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में हॉस्टल में रहते हुए ओशो को पढ़ती है। तो ये ओशो तो लिबरेट करते हैं सबको, और ओशो तो बहुत विभिन्न सी चीज़ों को बटोर के लाते हैं। तो ये लगता नहीं है कि ये कुछ इम्बैलेंस था ओशो No, Osho was also a very Osho has also played a very important role in my awakening as a person। और वो भी मैं बचपन में पढ़ती थी, ओशो भी मैं बचपन में पढ़ती थी। तो I think Osho can वो जो चीज़ों को लेके डिसइल्यूशनमेंट है ना, जो भी सांसारिक चीजें हैं उनको लेके वो बड़े ब्रेकेंट है, वो बड़े एक एज इट इज आपको जो है चीजें को बोल देंगे कि क्या है दुनिया की सच्चाई, क्या है रिश्तों की सच्चाई, क्या है ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ द लाइफ, कि हर चीज में कैसे सिर्फ लेन देन है। चाहे वो परिवार है, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है, अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आप नहीं कमा पाएंगे, the changing, maybe the love doesn't change, but transactions change, your status change, the way people treat you change। ये सब चीजें छोटी उम्र में जो बच्चा पढ़ने लग जाता है, नेचुरली वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है उनके लिए। और एक दुनिया की सच्चाई अगर आपको समझ आए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक्टर बनी तो मेरी फेवरेट फिल्म है प्यासा। एनीथिंग जो एक प्यासा मैंने इतनी बार देखी है, और that film is exactly, I think precisely जो मेरा बचपन जो शब्द नहीं पा पाया, जो मेरा बचपन जो चीज़ शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाया या पूरी तरह से समझ नहीं पाया, उस that kind of melancholy, not about some lover, not
जब ऐसा रीमेक हो तो बालाजी ना बनना चाहेंगी कि भैया? शायद तो बात करेंगी कि शायद वो लगा देंगी। Thank you very much. Why that for sure. इतना साहस कहाँ से आता है? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सोच के करती हूँ कि मैं कुछ साहसी करूँ। ये अक्सर जब लोग मुझे देखते हैं और मुझे पूछते हैं अरे तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ था क्या, कुछ मैंने हिम्मत वाला किया। आई थिंक कुछ वो पहाड़ों का भोलापन भी है, कुछ मेरी भी कुछ, मैं काफी स्पॉन्टेनियस भी हूँ और कहते हैं कुछ दुनिया की प्राप्ति और कुछ हम भी कमी थे, वही वाला हिसाब था। आप एक तरफ बहुत वैसी फिल्में कर रही थी जिसमें आप बिल्कुल सफलता की सीढ़ियों पर नहीं, फैशन आई, तनुवर्ष मनु आई, तनुवर्ष मनु सेकंड पार्ट है, क्वीन जो एक बिल्कुल रिबेल है और जो एक बिल्कुल एक नई कलर रौनक हमें देती है देश में। आप वैसी फिल्में कर सकती थी, करती रह सकती थी। इतना ही ये मेंशन क्यों है मणिकर्णिका का, ये उस स्टेज जोन में रहने के बाद कल्चरल रौनक को क्यों चैलेंज लगा कि नहीं मुझे अब तनुवर्ष मनु या मुझे क्वीन जैसा काम नहीं करना, जबकि मुझे लगता है कि क्वीन के बाद तो एक बाहर आ गई होगी इस तरह की फिल्मों की, वो रीजन क्या था और वो आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आई थिंक बहुत सारे लोग ये नोटिस नहीं करते हैं कि मैं एक मात्र ऐसी कलाकार हूँ जो अपनी इमेज में बंधी नहीं हूँ। एक जो एक्टर होता है उसके बाद जो रोल आता है तो वो हमेशा भी वही बन जाता है, वो वही रोल सारी दुनिया प्ले करते रहते हैं। और इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, चाहे वो तनुवर्ष मनु के पास वही स्मॉल टाउन लव स्टोरीज हो या टू प्ले अनदर पार्ट इन बिग फिल्म, या क्वीन के बाद वो एक लड़की हो सहनी सी, वो उनकी तो मतलब ऐसा लगा कि एक तरह से बाढ़ सी आ गई उस टाइप की फिल्मों की। लेकिन मेरा जो एक नेचर है ना, मैं बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी लाइफ में सर्कल्स में ना जाऊँ। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ के सर्कल में ना जाऊँ, उस सर्कल को तोड़ूं। अब अगर मैंने ये काम किया है तो अब बार बार यही काम ना करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि मणिकर्णिका करने के बाद फिर मैंने सोचा अब मैं डायरेक्शन करती हूँ, फिर उसके बाद में मैंने अलग अलग रोल लिए, चाहे एक्टिंग का, फिर और फिल्म रिलीज की। तो मुझे लगता है जैसे एक कन्वीनियंट लाइफ बना के आई शुड नॉट जैसे स्पॉट रनिंग ना मैं करूँ, आई शुड ऑलवेज चैलेंज माय सेल्फ। लाइफ में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपके, घर से भागना, बच्चों के सामने बैठे हैं और ये बहुत इंस्पायर होंगे अगर आपकी कहानी सुनाएंगी, बहुत सारे मुझे यूट्यूब पर और मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं घर से भागी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैं घर से भाग गई थी। इनफैक्ट मेरे पापा के साथ मेरी काफी बात हुई थी। बात करने के बाद उनको बताकर उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो है, क्योंकि हम आप जैसे आप लोग जैसे लगता है मेरी फैमिली से जैसे हम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वैसे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के लिए ईयर ड्रॉप आउट करना भी कितनी मतलब एक कयामत होती है कि क्या हम पढ़ने आ जाते हैं, ईयर ड्रॉप आउट हो जाने का इसको असंभव हो नहीं सकता। माँ बाप तो मतलब कहीं भी नहीं रहते हैं, मतलब आप एक बैच में पीछे आ जाओ तो सोचिए कितनी बड़ी आफत होती है। लेकिन यहाँ पे ये एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरे को स्कूल जाने ही नहीं है, मैं मेरे को भेज के दिखाऊँ। तो माँ बाप भी उसमें आ गए थे एकदम कि ये क्या बोल रही है ऐसा वैसा। और फिर पापा जी ने बहुत दिन जब मैं बहुत अड़ियल और वीक बिहेवियर मैंने किया और उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांट फटकार के भी कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे मैं उनसे भी कंट्रोल नहीं आ पाई। तब उन्होंने सोचा कि ये लड़की अब बड़ी हो गई है और एक हद से ज़्यादा इसे कहेंगी तो कोई गलत रास्ता ना अपना ले, तो इससे वो थोड़ा पीछे हो गया। उन्होंने कहा कि तुम अब जो है अपने हिसाब से करो, और मेरे और भी बच्चे हैं और आई डोंट हैव मनी फॉर योर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, तो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो मैंने उनको कहा कि बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। तो मेरे पापा ने सोचा कि आ जाएगी भटक के 1 महीने बाद ये सब करके, लेकिन मैं उस दिन के आज तक मतलब
बहुत घर में और आपके उदाहरण दिए जाते थे फैमिली में, और बिल्कुल से ये एक पैटर्न शिफ्ट कैसे हुआ, कहाँ से? क्या होता है ना कि एक मुझे एक्चुअली आई कैन नॉट रियली डिफाइन इट कि क्या हुआ, और मुझे बट लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस वर पुशिंग मी, प्रेशराइजिंग मी. एक तो द फैक्ट दैट आई वाज वेरी आज्ञाकारी एंड आई वाज द स्टार चाइल्ड ऑलवेज. मैं घर में मुझे देख के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो मुझे एक तो वो था कि हाँ आई एम द स्टार चाइल्ड. फिर मैं जब बाहर पढ़ने गई तो आई डू नॉट परफॉर्म देयर. तो मेरे माता पिता अक्सर मेरा अपमान करते रहते थे कि बातें नहीं करना. आई थिंक अक्सर माँ बाप ऐसा कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि बच्चों अपना भी स्ट्रगल होता है, बच्चों का स्कूल में भी उनका स्ट्रगल होता है. एंड मेरा जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आई वाज नॉट एबल टू कोप, और बहुत बड़ा कैंपस था. आई वाज नॉट एबल टू कोप इन द कैंपस. फिर मैं घर पे जाती थी तो आई कुड नॉट टेल देम कि आई वांट टू कम बैक टू विलेज, क्योंकि आई डिडंट वांट टू कम बैक टू विलेज. मेरी सिस्टर के साथ सेम हुआ था. वो भी बड़े कैंपस में गई, तो वो वापस आई. उन्होंने कहा कि मुझे गांव में वापस आना है, तो वो वापस आ गई थी. लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती थी कि मुझे वापस आना है और गांव के स्कूल में पढ़ना है या कॉलेज में जाना है. तो मुझे वो हमेशा ऐसे सुनाते रहते थे कि तुम्हारी ये भी मार्क्स नहीं है, वो भी मार्क्स नहीं. तो वो बेइज्जती, दलीलियत, खुद का जलील होना, फिर स्कूल में दलील होना, और हमेशा बैक बेंचर बन के रहना, धक्का मुक्की. आई वाज जस्ट नॉट एबल टू टेक इट. एंड एट द सेम टाइम ये एक ये एस्पेक्ट था कि मैं हर तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई थी. आफ्टर हैविंग अ वेरी प्रॉमिसिंग अपब्रिंगिंग कि कोई भी करने आता था उसको बुलाओ, बेटा तुम गाना गा दो. आई वाज लाइक दैट, हाँ अच्छा गाना गा दूंगी, अच्छा ये तुम बताओ, अच्छा इसको बोलो. सो आई वाज वेरी लाइक, मुझे लगता था कि मैं कुछ बनूंगी बड़े होके. फिर एक तरफ तो ये एस्पेक्ट था. दूसरा ये एस्पेक्ट था कि जैसे मुझे एक्सपोजर मिला था, तो मेरी जो रूममेट थी, खासकर बॉर्निना, अभी वो शी इज अ PhD, शी इज अ पोएट, शी इज अ वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट फ्रॉम मणिपुर. तो उनका मुझ पर बड़ा प्रभाव था. वो स्कल्पचर्स करती थी, म्यूजिक क्लासेस उनकी होती थी और पेंटिंग्स करती थी. और उनको देख के मुझे ना अंदर से उत्साह भी बहुत था. एक वो उत्साह और एक इस तरह का एक हमेशा जलील हो वो. तो फिर मैंने अपने पापा को कहा भी कि मुझे आर्ट्स में शिफ्ट कर दो. तो वही इतने पैसे खर्च करती, तुम्हें सिलाई बुनाई करनी है तो तुम लोकल टेलर के पास चले जाओ, यू नो लाइक दैट. तो वो भी नहीं हो पा रहा था. तो ये दोनों का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बन गया. एक तो मेरा उत्साह जिंदगी में कुछ करने का, और मुझे दिख रहा है, मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, ऊपर से बेइज्जती और फटकारना. सो आई हैड नथिंग टू लूज विद माय फैमिली. यू सी, दिस इज व्हाट आई टेल पेरेंट्स कि आप बच्चों को इतना भी मत गिरा दो कि उनके पास नहीं जाना. लाइक ओके फाइन, यू आर यू डोंट रिस्पेक्ट मी, तो आई लाइक दैट. तो आई हैड नथिंग टू लूज. सो वो एक मेरे लिए ट्रिगर बन गया कि मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना. दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हैं और बच्चों के सामने कह रही कि मुझे कोई कॉलेज तो नहीं भेज सकता. तो इन लोगों को जरा ये समझा दीजिएगा कि बिना माँ बाप को बताए करियर चूज करने के लिए भागे, क्योंकि आप बता के भागे. ये जरूर कर दीजिएगा कि कोई दूसरा इशारा न समझ के कि पढ़ना नहीं है, और कल अपने प्रोफेसर से ये बताएं कि हमने कल आपको सुना है. मैं सब बच्चों को याद कहना चाहूंगी कि आई रियली रिग्रेट and I compensated for not going to college. I compensated so much, and that you guys can see in my speech, in my articulation. चाहे वो मैं spiritual education हो, चाहे science education हो, चाहे arts को लेके हो, चाहे मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जाके मैंने फिल्म मेकिंग को लेके स्क्रिप्ट राइटिंग किया हो, चाहे रामकृष्ण मठ जो हमारे घर के साथ में है बैंगलोर में, वहाँ जाके लाइब्रेरी में सारा दिन बैठती थी. क्वांटम फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी से लेकर मैंने इतने बुक्स पढ़े हैं कि मतलब मैंने एटलीस्ट 10 इयर्स जितना तो मेरे को ग्रेजुएशन में भी पढ़ना था जितना मुझे ऐसे पढ़ना पड़ा स्कूल छोड़ के. सो इट्स नॉट इजी फॉर यू इन द वर्ल्ड. अगर आपको लगता है अभी ये करना, मेरे को खैर सिर्फ 10th पास है, लुक शी कैन आल्सो इवन डू, नो इट्स नॉट ट्रू. You have to study, you have to read, you have to equip yourself with knowledge, with experience of yours and of others people. And it's very important. बहुत
आपको अपने कॉफी मंगाते हैं कौन सा कैरेक्टर कौन सा किरदार करते हुए सबसे ज़्यादा चुनौती थी, मेहनत करनी पड़ी, उसके बिहाइंड द रील स्टोरी को एनेक्डोट को जो हम सुन सकें, जो तैयारी का मामला हो, इसमें आपको चुनौती हो मिली हो, ऐसा कोई कैरेक्टर? इंदिरा गांधी का कैरेक्टर तो है बहुत मुश्किल है, because she is an elderly lady. तो उनका कैरेक्टर करके बहुत मुश्किल है, स्पेशली हर सीन वेयर उसका जो सन है संजय गांधी थे, वो लाइक दे हैड अमेजिंग फ्रेंडशिप, they were completely like hands in glove, they had the kind of love and understanding, and if truly if she had a partner it was Sanjay Gandhi. So his death, that emotion when he died and Mrs. Gandhi had to face that. So that was very difficult for me. Besides Datto ka character, Haryanvi character was very difficult for me in terms of the slang, the dialect, और उसमें when we were shooting in, I think हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही शूट की थी वो फिल्म, और हम लोगों ने एक शॉट था लॉन्ग जंप वाला, जब आती मैं लॉन्ग जंप करती हूँ और मनु जी पर लैंड करती हूँ, तो उस टाइम पे सच में लैंडिंग करके मुझे, क्योंकि वो सीन ऐसा था कि मुझे जंप मार के महात्मा जी पे जो है वो लैंड करना है, तो खैर ये बहुत ही ट्रिकी सीन था, क्योंकि यूजुअली इन एक्शन आल्सो यू हैव टू प्रिटेंड टू क्लैश विद ईच अदर, बट तो फिर जब मैंने किया तो एक्चुअली में मुझे एक अपने एंगल ट्विस्ट मिला हो गया, एंड दैट वाज वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, मैंने को तो लगी जिसको लगनी थी और मुझे उल्टा लगी, तो इट वाज अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। आपने मणिकरण का डायरेक्ट की, झांसी की रानी को फिल्म बनाई 1953 में, सोहराब मोदी झांसी की रानी बना चुके थे, महताब एक्ट्रेस को लेके बहुत सुपरहिट, फिर उसके बाद बहुत सारे ओटीटी और डिफरेंट चैनल्स पे रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को सीरियलाइज किया गया। कुछ कभी लगती थी आपको, या आपके मन में वो कौन सा पैशन था, वो कौन सी अर्ज थी कि मुझे झांसी की रानी पोर्ट्रे करनी है और अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ करनी है? विशेष आई थिंक जैसे जो आपने जिस फिल्म के बारे में कहा, वो बनी होकर अपने टाइम की बहुत अच्छी होगी, एंड नो वंडर कि आज झांसी रानी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है, इवन दो वी हैड सिमिलर मेनी बॉलीवुड क्वींस इज यू नो क्रेडिटेड टू दैट, लेकिन हर जनरेशन को अपनी एक कहानी चाहिए होती है, एंड आई थिंक इस फिल्म को भी जब 10-20 साल हो जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, उनको फिर से वो रेलेवेंट नहीं मिलेगा, हम तो ना बैठ के जैसे पैसा मैं तो ये कौन देखता है, अभी लोगों के पास टेम्परामेंट नहीं है, कितनी बड़ी आपकी फिल्म है, चाहे कितने बड़े आपने फिल्मों के आजकल के बच्चे कौन बैठा है देखता है, नोबडी वॉचेस, तो आई थिंक एक जनरेशन को बनाना दिखाना जरूरी होता है कि उनको वो रिव्यू करना पड़ता है फिर से टू रिमेम्बर, एंड ऑल्सो जैसे हम लोग थोड़े आज़ादी से आगे आए हैं और हम प्रॉस्पर हो रहे हैं और आगे कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ देखिए उनकी ना जो जनरेशन है बहुत ही कंप्लेसेंट हो जाती है, उनकी जो जनरेशन है वो भूल जाती है कि क्या होता है स्वतंत्र होना, क्या लोगों ने किस तरह से लोग यू नो जिए हैं हमसे पहले और क्या क्या, तो इस तरह के रिमाइंडर्स आई थिंक आर वेरी यूजफुल, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर देश को कोई अगर बचा सकता है तो ये सब हिंदी भाषी बच्चे ही हैं, क्योंकि ये जो इंग्लिश भाषी है इन लोगों को वो वायरस है पूरी तरह से, वो वायरस ने वो खा लिया है, और ये जो हिंदी भाषी बच्चे हैं इनमें अभी भी देश को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कारों को लेकर इतनी इंटेग्रिटी है ना, यही देश का भविष्य है। आप बहुत बॉलीवुड फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और इसमें आपका किरदार, इसके बारे में, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट मूवी है और आपका कैरेक्टर उसमें बहुत खूबसूरत मंजूर है, तो उस फिल्म को करने का अनुभव और उस पूरे किरदार को करना कंगना रनौत के लिए कैसा, क्योंकि वो भी एक तरह से वो पीरियड कैरेक्टर, Yes, period character, and the villain Nutya, you know, it's his old to 70s cinema. It is wonderful क्योंकि हम लोगों ने सबने देखा है 70s में कैसे फिल्में होती थी, लेकिन आजकल के दौर में तो चाहे डर्टी पिक्चर हो, चाहे वंस अपॉन अ टाइम हो, तो विलन Nutya
हुआ तो मेरे लिए इट वाज क्वाइट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। मुझे कहा था कि आपका ऐसा रोल है और उसके इतने शेड्स हैं एंड आई प्रेप्ड अ लॉट फॉर दैट कैरेक्टर। और मैंने अपना काम किया कि जब मैंने पूरी फिल्म देखी कि क्या क्या उसकी कहानी थी और वो दाऊद से या हाजी मस्तान से पूरा वो उनकी क्या मुंबई या दहशत रहती थी एक टाइम माफिया के, वो फिल्मों से कैसे रिलेटेड होती थी, वो सब मुझे बाद में देखकर काफी वो लगा कि अनबिलीवेबल। हम लोग तो आजकल बहुत अच्छे वक्त में हैं, फिर भी ये मूवी माफिया भी हमें इतनी ज्यादा लगती है। सोचो उस टाइम तक सही असली माफिया होती होगी। एंड मुझे ये कहा जाता है कि इवन स्मॉल थिंग्स लाइक अगर आपके पास डेट्स नहीं है या आप किसी अमाउंट पे अग्री नहीं कर रहे हैं टू डू अ फिल्म, सीधा दुबई से फोन आता था, कोई पीछे से भी नहीं, सीधा दुबई से कि तेरे पास डेट्स नहीं है, मैंने सुना तेरे को बड़ा समझ आ रहा है, तू उनसे आने को मना कर रही है, लाइक दैट। सोचिए आप क्या वक्त होगा, क्या दौर होगा। सो वी कैन इमेजिन कि इस तरह का भी दौर होगा। एक दो सवाल थोड़े से हाइपोथेटिकल हैं। अगर कोई ऐसा आपको वरदान मिल जाए कि जो दिवंगत सारे फिल्म निर्देशक हैं भारतीय, किसी भी तरह करना चाहेंगी कि वो आए और आपको अपनी फिल्म के लिए कास्ट करे, ऋतिक धनखड़, सत्यजीत रे, राज कपूर, विजय आनंद, गुरुदत्त कागज के फूल, उनको ज्यादा महत्वपूर्ण फिल्म मेकर आई थिंक हमारी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। He was so important and he's come to that this passion and disillusionment, लेकिन honestly मैं अगर उनको मिल सकूं और उनको उनकी महत्वता बता सकूं इतने साल बाद, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले और मैं उनसे निर्देशन और उनकी आप ये मिस्टर एंड मिसेस 55 देखिएगा, क्या क्या बेहतरीन। तो आप लोग भी देखिएगा मिस्टर एंड मिसेस 55। आज हम देखते हैं बॉलीवुड कॉमेडीज, दे आर कंप्लीटली कैरिकेचर। उस टाइम पे कॉमेडी क्या बनाते थे, वो एक्टिंग क्या करते थे, डायरेक्शन क्या करते थे, और उनकी फिल्में कागज के फूल हो जाए, प्यासा हो, क्या बेहतरीन प्यासा का जो शॉट हो आगे चलते हैं जो शैडो करती है, वो रेवोल्यूशनरी शॉट एज अ टेक्नीशियन, वो रेवोल्यूशनरी शॉट्स एज वन टेक यू डू अनकट टेक, ही वाज ट्रेमेंडस। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि इतने विद्वान होकर और इतने महान होकर आप कैसे, हाउ कैन दिस कम टू दिस? उस पे टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर है, लेकिन आपने बहुत सुंदर ढंग से गुरुदत्त को याद किया। दो चार कैरेक्टर हैं फिल्मों पे, रोजी गाइड में करो, राधा मलरिया नरगिस, सात जाट पाकिजा मीना कुमारी, बंदरी में कल्याणी करोड़ भूखर, इस तरह के जितने कैरेक्टर अमर कैरेक्टर हुए हैं, कोई ऐसी फिल्म जिसे आप चाहेंगी कि आज वो रीमेक हो और आप उसमें काम करें? इनमें से मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो है, खैर एवरीबडी लव्स नथिंग, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू डू, वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू डू एज अ वुमन, एंड इट विल स्कार यू एज अ वुमन। एंड मेरे ऐसे कैरेक्टर में बहुत दुखी कैरेक्टर थी है, लेकिन इनमें से मुझे गाइड में जो बंदा रहमान जी का रोल है ना, आई थिंक वुमेन जस्ट नीड टू ब्रेक फ्री, they just need to just break free from everything, from the marriage, from the husband, from the love, from everything. They just need to break free, and I would love to and also what it triggers in Devanand ji, and I think telling all my writer friends, मैं सबको बोल रही हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, दैट हमारी जो ऑडियंस है वो रेडी है उसकी, बिकॉज आजकल का जो यूथ है, हमारा जो देश है, वो चाह रहा है व्हाट नेक्स्ट, और नेक्स्ट तो सिर्फ राम ही है ना, तो दे आर रेडी। लेकिन हमारी फिल्में अभी देवानंद साहब में क्या वो क्या रिएक्शन ट्रिगर करती है उनमें, तो गाइड सच सिग्निफिकेंट फिल्म, और आजकल के दौर में वो बननी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अंततः तो परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी फिल्में हमें वैसा नहीं दिखाते, दिन ब दिन जो है वो नीचे जाने जा रही है। तो इफ आई वांट टू रिक्रिएट बाकी मदरी क्या देखे, इमरजेंसी देखी, हो सकता है आपको याद आ रहा है। क्या बात है संजना जी, आपको मेलंकोली में रहना पसंद था, गालिब को पढ़ती थी, आपके शुरुआती कैरेक्टर उसी तरह
में डूबे हैं और आपको शुरुआती इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। इसमें मुझे एज ए फिल्म क्रिटिक, एज ए स्पेक्टेटर ऑफ द सिनेमा, और मुझे थोड़ी डायकोटॉमी लगती है अपनी तरफ से कि एक जो शो चुलबुल और एक जो बिल्कुल एक फ्लैट पॉइंट कैरेक्टर होता है, खास करके तनु वर्षमन और क्वीन का जो मामला है, मुझे आपको वो मधुबाला, आशा पारिक, दीप्ति नवल, रणवीर बॉबी वाली जॉनर में खड़ा करता है। मुझे लगता है कि कंगना रनावत आगे भी इतिहास में जब बड़ा नाम होगा, आज भी है, तो वो उस पैनल में आप बहुत आसानी से जज करेंगी, जहाँ पर कॉमेडी भी है, जहाँ पर एक्टिंग भी है, मैथड एक्टिंग भी है, और जहाँ पे एक यूथ के साथ कनेक्ट है जो बात इनकी फिल्मों में नहीं है। आपको कैसा लगता है? या आप इस तरह की फिल्मों में जो किरदार है उस तरह से देखते हैं, खास करके तनु वर्षमन के और क्वीन के फिल्मों में? विशाली, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ में, ये कोई उस टाइम के डायरेक्टर्स नए डायरेक्टर्स फर्स्ट टाइमर्स थे जिन्होंने ये फिल्में बनाई, लेकिन जिस तरह के किरदारों की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की इंडस्ट्री की जो हालत है इस वक्त पे, खासकर जब क्रिएटिव पॉवर्टी जिससे वो सफर कर रहे हैं, आप यकीन मानिए अगर मेरे पास इस तरह के ऑप्शंस होते ना तो मुझे खुद ही डायरेक्टर की चेयर पे नहीं बैठना पड़ता। ये सवाल पूछने वाला था। तो आई थिंक समवेयर आई वांट टू टेल टुडे, आप इतने यहाँ पे नवयुवक हैं, नौजवान सब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यू नो आप लोग शायद नहीं देखते हैं कि फिल्मों में सिर्फ एक्टर्स ही होते हैं। मुझे जो भी मिलते हैं यही कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है, हमें एक्टर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे भी ज़्यादा ग्रेटिफाइंग कितनी जॉब्स है फिल्म मेकिंग में, खासकर फिल्म मेकिंग। देयर इज नथिंग मोर ग्रेटिफाइंग देन फिल्म मेकिंग। आप लोग भी कोशिश करिए, हम लोगों को भी नए ब्रेन्स चाहिए, हम लोगों को भी नए लोग चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, बट राइट नाउ वी आर सो डिप्राइव्ड ऑफ फ्रेश माइंड्स। और तभी तो देखिए धीरे धीरे साउथ की फिल्में जो हैं लोग, बिकॉज यू नो दे आर नॉट वाइडिंग विद दैट सर्वन वॉल्स, वो लोग आने देते हैं लोगों को। पर हिंदी फिल्मों की तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनी, वो क्रिएटिविटी की अर्ज थी कि आप वो डिजायर फुलफिल नहीं हो रही थी कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ था, या दोनों का कुछ मिला जुला मामला था? मैंने एक्चुअली जब भी देखा है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या तो वो उनको टॉर्चर करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि यू कांट डू दिस, यू कांट हैव दिस, या तो एक अदर एक्सट्रीम होता है कि वो बिल्कुल ही हैंडल ग्लव बन के उनको ऑपरेट करने लग जाते हैं, मैनिपुलेट करने लग जाते हैं उनको। ईदर वे आई थिंक इट वाज सच अ बैड थिंग एंड आई डिडंट वांट दैट प्रेशर ऑन मी। अदरवाइज आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर एज सच। मैं तो आई एम नॉट नंबर पर्सन, और जैसे कि आपको पता है कि मैंने खुद ही अपना घर मॉर्गेज पे रख के फिल्म बना ली, तो आई एम नॉट वेरी वाइज दैट वे with money. So maybe as a producer I am not exemplary person, but as a filmmaker for sure. तेलुगु में मनु का गाना है, मैं घड़ी बालती हो गई, इसमें नहीं कंगना रनावत है क्या? ओरिजिनल फिल्म है। मेरी फिल्म तो है, इसमें मैं ही हूँ ना। मैं रील वाली फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ फिल्म की बात कर रहा हूँ। See, what we don't understand, what we dismiss as Babli. So I think it's very unfair. What we do not understand, what we do not, maybe my situation, for example, मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो कहती हूँ, इस तरह से कहती हूँ, maybe it is harsh for them, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे जो बच्चे पले पड़े हैं, जो प्रोटेक्टिव हैं, जिनके मम्मी पापा उनको सेट पे लेके जाते हैं और सेट से लेके आते हैं, उनके लिए खाना बना के देते हैं, सब they will have a different experience, but that doesn't mean कि I should be discredited कि ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं, that should not be the case. So I feel कि people like us also should be heard. आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, वन लाइनर आंसर दीजिएगा, जस्टिफाई मत करिए, सिर्फ जवाब। क्यों? मैं जस्टिफाई नहीं करता, तो आप पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। एक दिन में आपको बिल्कुल आम इंसान बना दिया जाए तो क्या करेंगे?
आमिर खान बनाने गए। हाँ, ordinary person, mango flavor. I would love to just walk on the streets of old Delhi. इतना चलना चाहती हूँ without being clipped or having पकड़ लेते लोग, physically पकड़ लेते हैं। कन्या रनौत की आत्मकथा की टाइटल क्या होगी? क्या वो नहीं मैंने सोची अभी, A Mountain Girl maybe। कोई न्यूज़ आपकी लाइफ में? न्यूज़ तो नहीं, लेकिन मेरे गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद जी मेरे गुरु हैं, सतगुरु जी मेरे गुरु हैं। कोई फेवरेट गाना पुराने दौर का, नए दौर का जो आपको सुनाया नहीं गया, लता जी हो, आशा जी हो, श्रेया हो, जो आपको लगता है कि मुझे सुनाया जाता, इसको मैं पर्दे पर वो करती लिपसिंग। वही गाइड पे तो आज भी जीने की तमन्ना है, आज भी मरने का इरादा है। स्काई ब्लू साड़ी, दैट स्काई ब्लू साड़ी, वो बुकों और जो जिसको पराली बोलते हैं, पराली, it's just a beautiful visual, and Raita ji so beautiful, so so clean and beautifully choreographed. फुर्सत के समय में क्या करना पसंद है? Actually मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो मैं फिर मतलब I work like a boss, लेकिन जब मैं आराम करती हूँ तो I am very lazy, I am very lazy. आपकी निगाह में सबसे ओवररेटेड एक्ट्रेस? यार धीरे-धीरे वो बेचारे इसको लेके चलो यहाँ पे, इसी में गया है खराब। मैं कहीं नहीं जा रहा। आप सच छोड़ रखिए। नहीं, आप देखिए मिश्रा जी, आप कोई कुछ भी बोले लेकिन आपको भी पता है सारे नेपो किड ओवररेटेड है। नहीं, आप देखिए, अगर आप actually में देखेंगे who has been the best actor in the history of Indian cinema, ठीक है, पहले आए होंगे, they are locals, they are, और एक्टिंग का जो होता है ना स्टार बनना, you just need an X factor, it's just like being a leader. आप बना नहीं सकते, point out नहीं कर सकते what is working, sometimes too much, you do that also doesn't work, just say something like somebody like Mrs. Gandhi, after emergency and she called her for elections और वो lose कर गई, उसको 400 सीट्स ले गए वो, और बदमाशी और भी अच्छी लगी, so you don't know what works exactly. It's the X factor, the same with actors. It's the X factor चाहे वो but superstars, but if you talk about the skill which is acting and the nuance and the depth and the action, the fiber and the हर एक ह्यूमन में एक सर्टेन डेप्थ होती है, and that should determine कि मैं राइटर हूँ, और हर संगीतकार, हर पेंटर एक पर्सपेक्टिव होता है, that should determine that उस इंसान की जगह क्या है दुनिया में. So I think according to me, in the history of Indian cinema, इरफान खान साहब है, उनकी जीते जी मैंने कहा हुआ, और इनको बेस्ट एक्टर लेकिन उनको कभी कोई क्रेडिट नहीं देता है. आज working actors में one person who has immense range, चाहे वो भीखू माथे बने, चाहे वो फैमिली मैन बने, चाहे वो उनकी कोई बात नहीं करता है. Himanshu Dhulia ji came on the show and he said that in the history of Indian cinema, the greatest actress Kangana Ranaut. Himanshu ji ने बोला, लेकिन उनको इतना बुली किया कि लोगों के ऊपर आपने कैसे बोल दिया, तो वो पे चढ़ गए. तो हम लोगों को इतना अन्याय दिन ब दिन सहन करना पड़ता है. लेकिन अगर आप सोचते हैं एक्टर्स कौन है इंडस्ट्री के, किसके फेसेस आपको याद आते हैं? हम लोगों के फेसेस आपको याद नहीं आए, क्योंकि आप लोगों को वो फीड कर दिया गया है इतना पब्लिसिटी कर करके. तो हम लोग जो बाहर से आए, हम लोग का नाम लेंगे, हम लोग तो यही कहेंगे कि जो सत्य है, हम लोग तो यही कहेंगे कि मनोज वाजपेयी इज द बेस्ट एक्टर.
और ये इसके लिए आपको मुझे लगता है हमेशा गर्व होता होगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शबाना जी के बाद आप अकेली एक्ट्रेस है जिसके पास 4 नेशनल अवार्ड है। शबाना जी का एक 2003 में था, आपके 5 में। तो आपका अभिनय तो थोड़ा सदाबहार है और उस पर किसी कोई बुरी तरह से फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है। मुझे कितना डिस्क्रेडिट किया जाता है। मुझे आप अगर जैसे इन लोगों ने अपने शो बनाए हुए हैं, who's the best actor? Nobody takes my name. From the film industry मेरा नाम लेना अलाउड भी नहीं है और ये सब जानते हैं। आप ओलंपिक्स में कैसा चले इसको गोल्ड मेडल इसको सिल्वर मेडल, आपके मेडल तो ले ही लिए, कहाँ तो आपको बोलने में बिठाया हुआ है। कोई आपकी तरफ देख भी नहीं सकता, आपकी बात अगर नाम ले लिया तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। इस तरह का माहौल बनाया है और हम सब जानते हैं किसकी बात कर रही हूँ। और एक बंदे ने नाम लिया, उसको इतना हैरेसमेंट मिली, इतनी हैरेसमेंट मिली, तो वो बंदा तो माफी मांगने लगे, यार माफ कर दो लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। इमेजिन आई वाज फीलिंग सॉरी कि क्यों बोल रही थी कंट्रोवर्सी करती। तो इस तरह का माहौल बनाया गया है। तो क्या द पॉइंट इज के जो मीडिया का पावर है या पेड मीडिया का है, जिस तरह से भी लोगों ने ये एक बनाया गया है, इट इज डिस्क्रेडिट।